हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के महत्वपूर्ण जननायकों की बात को अब आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, इसमें जो सेकंड टॉपिक हम ले रहे हैं वो है पृथ्वीराज चौहान का। पिछली वीडियो में हमने बताया था बापा रावल के बारे में। दोस्तों, अभी अभी हमने राजस्थान की जीके को कवर करना शुरू किया है और ये आरएस प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। और यहाँ से आपको जो है आरएस प्रीलिम्स और मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं अब इन वीडियोस को इसी तरह से बना रहा हूँ ताकि आपको आरएस के प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मिले। और यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हर चीज़ को बताया जाएगा ताकि कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अभी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान जो हैं वो चौहान वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे और इनका युद्ध जो है मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। तो ये काफ़ी इनकी स्टोरीज़ हैं जो प्रचलित रहती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम इनके जीवन में क्या खास रहा। तो ये जो है 12वीं शताब्दी के दौरान जो है पृथ्वीराज चौहान जो है काफ़ी फोकस में थे। तो 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौहान साम्राज्य उत्तरी भारत में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। तो दोस्तों, एक तो इनका संबंध उत्तर भारत से है और दूसरा 12वीं शताब्दी से, ठीक है, और शक्तिशाली हो गया था। और चौहान साम्राज्य का विस्तार कन्नौज से जहाजपुर मेवाड़ की सीमा तक विस्तृत हो गया था। सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान को 11 वर्ष की अल्पायु में सिंहासन पर बिठा दिया गया था। अब दोस्तों, सोमेश्वर देव जो थे वो इनके पिता थे और पृथ्वीराज चौहान के दौरान चौहान साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और इनका साम्राज्य जो है कन्नौज से लेकर जहाजपुर मेवाड़ तक विस्तृत था। और दोस्तों, इसके बाद में बताया गया है कि माता का नाम कर्पूरी देवी था और उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र की राज्य की संरक्षिका बनी। तो दोस्तों, ये जो है 11 वर्ष की उम्र में, तो काफ़ी छोटी उम्र में जो है इनको राजा बना दिया गया था। तो जो राज्य की संरक्षिका के रूप में इनके माता ने राज्य की देख रेख की थी और अपने मंत्री व सेनापति के सहयोग से पृथ्वीराज ने भी शासन चलाया। तो उसके बाद ये हुआ कि उसने अपने विश्वस्त सहयोगियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। इनके कुछ 5 दरबारी थे दोस्तों, तो वो दरबारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उनके नाम मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी राज्यों के प्रति दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। दिग्विजय नीति में दोस्तों क्या होता था कि पृथ्वीराज चौहान जो है आसपास की जो पड़ोसी राज्य होते थे उन सबको अपने अधीन में रहने के लिए बाधित करते थे और वो इस तरह से अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो इसी को दिग्विजय नीति बताया गया है। इन्होंने दोस्तों 1182 में महोबा के चंडेल शासक को पराजित किया। तो दोस्तों, इन्होंने शुरुआती दौर में महोबा के चंडेल शासक को पराजित किया और इसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान का चालुक्यों से और कन्नौज के गढ़ वालों से संघर्ष हुआ। दोस्तों, इनका जो है इस तरह से इन्होंने एक एक करके दूसरे पड़ोसी राज्यों पर जो है अटैक किया और उनको जो है जीता। तो उनको सभी राजाओं को अपने अधीन बनाया था, इसलिए इन्होंने दिग्विजय, इसी को दोस्तों दिग्विजय नीति बोला गया है। तो इन्होंने दिग्विजय नीति का ही अनुसरण किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का ये फोटो दिख रहा होगा। ये दोस्तों मैंने क्लास 9th की बुक से लिया गया है। और पृथ्वीराज चौहान जो है, अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखते हैं दोस्तों जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय काल में हुई। कि सन 1178 में गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। तो दोस्तों, शुरुआत में तो मोहम्मद गौरी ने गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था और यहाँ के जो शासक थे वो भीमदेव चालुक्य ने खास हरड़ के मैदान में गौरी को बुरी तरह से परास्त भी कर दिया था। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में मोहम्मद गौरी आते जो है भीमदेव चालुक्य जो कि गुजरात का शासक था उससे ही हार गया था। और उसके बाद में हुआ ये कि गौरी ने सीमा प्रांत के राज्य सियालकोट और लाहौर पर अधिकार किया। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, गौरी ने जो है इस जगह पे कंट्रोल कर लिया था। ये पाकिस्तान में आते हैं ये एरियाज, और इस पर मोहम्मद गौरी ने कंट्रोल कर लिया था। उसके बाद में ये हुआ कि 1186 से लेकर के 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित हुआ। ऐसा दोस्तों कहा गया है इन कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग, जो कि हमीर महाकाव्य है, पृथ्वीराज प्रबंध है और पृथ्वीराज रासो है, प्रबंध चिंतामणि है।
तो इन सब बुक्स में बताया हुआ है कि कितनी बार युद्ध हुए थे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। लेकिन दोस्तों मेनली जो इतिहासकार जिस बात से सहमत होते हैं वो ये है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 2 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसमें जो है मोहम्मद गोरी की बुरी तरह से हार हुई थी और गोरी पर जो है गोविंद राय नाम के एक शख्स ने जो है भाला चलाया और उससे वो घायल भी हो गया था। तो उसके बाद में जो है वो अपनी जान बचा करके भागा और पृथ्वीराज चौहान ने जो है इनका पीछा भी नहीं किया था। तो दोस्तों इसको जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है एक असफल कारण भी माना जाता है कि ये जब तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गए थे तो असफलता का एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है कि उन्होंने जो है मोहम्मद गोरी को हार के बाद बंदी नहीं बनाया था और उसको जाने दिया था। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, जैसे कि सन 1192 में गोरी पुनः नए ढंग से तैयारी के साथ तराइन के मैदान में आकर मोहम्मद गोरी ने संधि वार्ता का बहाना करके पृथ्वीराज चौहान को भुलावे में रखा और गोरी ने प्रातःकाल राजपूत जब अपने नित्य कार्य में व्यस्त थे तब अचानक आक्रमण किया। तो एक तरीके से मोहम्मद गोरी ने जो है धोखे से आक्रमण करके जो है पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हरा दिया था और गोविंदा व अनेक वीर योद्धा जो है युद्ध भूमि में युद्ध भूमि में काफी काम आए और उन्होंने जो है गोरी ने जो है भागती हुई सेना का पीछा किया और उन्हें घेर लिया। तो इस तरीके से जो है मोहम्मद गोरी ने किसी को भी नहीं छोड़ा उस वक्त पे। और दिल्ली जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने प्रथम युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी को जाने दिया था, उसको बंदी नहीं बनाया था, जबकि ऐसा मोहम्मद गोरी ने नहीं किया। दिल्ली व अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया। पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाया गया और उन्हें नेत्रहीन कर दिया गया। इसके ऊपर काफ़ी कार्टून फिल्म्स भी बनी हुई हैं और काफ़ी सारी इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के ऊपर लिखी गई हैं। तो आप फ्री वक्त में उन्हें देख भी सकते हैं। वहाँ पृथ्वीराज ने अपने शब्दभेदी बाणों से जो है गोरी को मार दिया और उसके बाद स्वयं को भी समाप्त कर दिया था। इस बात से इतिहासकार एकमत नहीं है। ऐसा इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि ये सच्ची कहानी नहीं थी, ऐसा हकीकत में नहीं हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान को तो मोहम्मद गोरी ने जो है पहले ही मार दिया था। इसी वजह से जो है कई इतिहासकार जो है इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसी कोई घटना हुई थी कि पृथ्वीराज चौहान जो है वहाँ पे उसने गोरी को जो है शब्दभेदी बाणों से मार दिया था। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान वीर साहसी एवं विलक्षण प्रतिभा का धनी था। पृथ्वीराज चौहान का विद्या एवं साहित्य के प्रति विशेष लगाव था और जयानक, विद्यापति, बागेश्वर, जनार्दन और चंद्रबरदाई आदि उसके दरबारी थे। तो दोस्तों आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जयानक, विद्यापति, बागेश्वर, जनार्दन और चंद्रबरदाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि पृथ्वीराज के दरबारी थे। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है RS प्रीलिम्स एग्जाम में। इसके अलावा दोस्तों मेंस एग्जाम में भी आपसे जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसका बेसिक वर्णन पूछा जा सकता है कि 50 वर्ड्स में करें। तो इस तरीके के प्रश्न भी आ सकते हैं या फिर पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के युद्ध के बारे में वर्णन करती है। तो हमने जो पीछे 4 बुक्स के बारे में पढ़ा था वो आपको याद रखना है, उनके नाम और उनके लेखकों के नाम भी। तो दोस्तों ये जो 4 बुक्स हैं, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, पृथ्वीराज रासो और प्रबंध चिंतामणि, इन सब बुक्स के जो लेखक हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को अपनी शक्ति का परिचय कराया। तो वो आपको पता ही होगा, दिग्विजय नीति का पालन किया था पृथ्वीराज चौहान ने और कई आक्रमणकारियों को उसने बुरी तरह खदेड़ा। इसलिए इन राज्यों ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो एक्चुअली क्या हुआ, दूसरा तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान का सपोर्ट करने के लिए जो है दूसरे शासक थे, जो पड़ोसी शासक थे वो आए नहीं थे। तो ये भी एक कारण था पृथ्वीराज चौहान के दूसरे युद्ध में असफल होने का। इतना सब होने पर भी पृथ्वीराज ने दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था, तो वो उतना दूरदर्शी नहीं था, ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जो बता सकते हो आप कि पृथ्वीराज चौहान तराइन के द्वितीय युद्ध में क्यों असफल रहा था। तो ऐसे
पूछा जा सकता है आपसे 50 वर्ड्स में, ठीक है। तो आपको इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है, कि आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के, इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चन भी जो हो सकते हैं वो कवर हो, और प्रीलिम्स स्पेसिफिक भी आपको तैयारी अभी से करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं दोस्तों, जो कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से याद रखें। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज के पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कर्पूरी देवी था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जनरली जो है पटवारी टाइप के एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, या फिर एसआई का एग्जाम हुआ या टीचर्स टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी आरएस के अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा और डीप में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे मैंने पूछा था अभी आपसे कि जो 4 बुक्स थी, किताबें थी, उनके लेखकों का नाम पूछा जा सकता है, और उसको भी इस तरह से पूछा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी, तो आपको उसको मैच करना होगा चंद्रबरदाई से, ठीक है। तो उसके बारे में अभी मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे ये भी हुआ था दोस्तों कि, तो दोस्तों यहाँ पे जो एक खास बात थी कि 1182 में तुमुल के युद्ध में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पृथ्वीराज ने हराया था। तो आपको पता होना चाहिए कि एक तो परमर्दी देव इसका नाम था शासक का, वो एक चंदेल शासक था जो कि महोबा का चंदेल शासक था, और उस युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध, ठीक है। ये नाम याद होना चाहिए आपको, तुमुल का युद्ध। इस युद्ध में परमर्दी देव चंदेल के 2 सेनानायक आल्हा व उदल लड़ते हुए मारे गए थे, जो आज भी वहां के लोकगीतों में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये जो परमर्दी देव चंदेल था उसके 2 सेनानायक थे, उनका नाम था आल्हा व उदल। इनकी कहानियां बहुत फेमस है दोस्तों, ये लोकगीतों में भी जो है वहाँ के लोकगीतों में आज भी गाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आल्हा और उदल जो है किस युद्ध में जो है उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, या किस युद्ध से संबंधित है ना, और किस राजा के अंतर्गत ये जो है काम कर रहे थे आल्हा व उदल। एक्चुअली ये बहुत बहादुर सेना नायक थे, तो इन्होंने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, तो इससे पृथ्वीराज चौहान भी काफ़ी प्रभावित हुआ था। इसके बाद में 1187 एडी में चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया, पर दोनों के बीच संधि हो गई थी, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वीराज ने भंडालक नाम से एक जाति थी जो कि सतलज प्रदेश में पाई जाती थी, तो उसको भी हराया था। तो ये कालांतर में जो है बाद में हिसार व गुड़गांव क्षेत्र में आ गई थी और वहां आके बस गई थी, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने ये छोटे मोटे युद्ध किए थे, लेकिन ये जैसे आल्हा और उदल हो गया ये इंपॉर्टेंट है। महोबा का युद्ध जो है ये, और महोबा के चंदेल शासक थे से जो युद्ध हुआ था वो तुमुल का युद्ध था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा चौहान गढ़वाल वैमनस्य, ये वो फेमस एक कंट्रोवर्सी टाइप की चीज़ है जो कि फेमस है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो गढ़वाल थे उनका नाम था जयचंद गढ़वाल, और वो जो है कन्नौज के शासक थे। कन्नौज वैसे ही बहुत रिच और प्रोस्परस एरिया होता था, तो वहाँ पे क्या है पृथ्वीराज ने जो है आक्रमण कर दिया था, और वो उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था संयोगी था, उसका अपहरण करके लेके आ गए थे और उसके साथ शादी कर ली थी पृथ्वीराज चौहान ने। तो ऐसा कुछ हुआ था, इस वजह से इनके बीच में मनमुटाव था। तो ये 2 कारण हैं यहाँ पे, एक तो दिल्ली के उत्तराधिकार के प्रश्न, और दूसरा संयोगिता के साथ अपहरण के कारण इनके बीच में मनमुटाव था। वैमनस्य का मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके बीच में मतभेद था। इसके बाद कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था और पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इसका तात्कालिक कारण जो था, मतलब सडन रीजन क्यों हुआ था ये युद्ध, तो इसके पीछे रीजन ये था कि मोहम्मद गोरी ने तबर हिंद, जो जिसको भटिंडा के नाम से भी जानते हैं, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, ठीक है। तो उसके ऊपर कब्जा जैसे ही किया तो पृथ्वीराज चौहान को लगा कि इसने मेरे एरिया में आकर के कैसे अटैक कर दिया है और उसके ऊपर अधिकार कैसे कर लिया है, तो वो पृथ्वीराज चौहान को सही नहीं लगा था, इसलिए उसने युद्ध किया। तो दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडाई था, और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, ठीक है। पहला युद्ध था, जीत गया, और दिल्ली के गवर्नर गोविंद राज तोमर के एक वार से मोहम्मद गोरी घायल हो जाता है। तो दोस्तों ये गोविंद राज तोमर भी पूछे जा सकते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं ये, पटवारी में या इस तरीके के एग्जाम्स में जो राजस्थान जीके से क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जाता है। ये गोविंद राज तोमर हो गया या चामुंडाई हो गया, ये सेनापति
जो है पहले युद्ध में था। और तो दूसरे युद्ध में दोस्तों एक और कारण जो था ना पृथ्वीराज के असफल होने का, वो ये भी था कि चामुंडाई जो है पृथ्वीराज की सेना का हिस्सा नहीं बना था द्वितीय युद्ध में। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है, जो कि 1192 में हुआ था, इस युद्ध में सेनापति चामुंडाई ने भाग नहीं लिया था और पृथ्वीराज इस युद्ध में हार गए थे। सिरसा हरियाणा के पास बंदी बना करके मार दिया जाता है। तो दोस्तों जो इतिहासकार जो हैं वो इस बात को ज़्यादा मानते हैं रादर देन वो जो स्टोरी थी जो मैंने पहले बताई, ऐसा कुछ इतिहासकारों के द्वारा माना नहीं जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास पिथौरागढ़ का भी निर्माण करवाया था, तो आप ये ध्यान रखें। तो ये राय पिथौरा, ये पूछा जाता है कि राय पिथौरा से किस राजा को संबोधित किया जाता है। तो ये जो है पृथ्वीराज को दी गई उपाधियां थी, जिसमें राय पिथौरा और दल पुंगल ये इस नाम से बहुत फेमस है। तो ये आप ध्यान रखें, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन इनके दरबारी थे। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरएस के मेंस एग्जाम में। इवन प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन जो है इनके दरबारी थे, ठीक है, या कौन इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा दरबारी नहीं है। इस तरीके से प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें आप, ये जैसे कि चंद बरदई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी बुक, ठीक है। तो ये बुक का नाम लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो। जयानक ने जो है पृथ्वीराज विजय बुक लिखी थी। इसके अलावा जो है बाकी जो इनके दरबारी थे वो थे विद्यापति गौड़, जनार्दन, बागेश्वर। तो दोस्तों आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इनके जो युद्ध हुआ था तराइन का युद्ध, इसका विवरण हमीर महाकाव्य में भी दिया हुआ है और वो नयनचंद सूरी के द्वारा लिखी गई थी। ये नाम अच्छे से याद रखना इस बुक का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन आते ही हैं। इसके अलावा देखते हैं प्रबंध चिंतामणि हो गए, वो मेरु तुंग के द्वारा लिखी गई थी ये किताब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो हमीर महाकाव्य नयनचंद सूरी के द्वारा लिखी गई और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने जो है वो एक कला व संस्कृति का मंत्रालय की भी स्थापना की थी। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इन जनरल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा केमास व भुवनमल इनके प्रमुख मंत्री थे और मोइनुद्दीन चिश्ती इसी समय भारत आए थे। तो दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो ये एक इम्पोर्टेंट शख्स थे। एक्चुअली ये एक इम्पोर्टेंट सूफी संत थे जो कि भारत की यात्रा पे आए थे। तो मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में पूछा जा सकता है कि ये किस राजा के समय काल में आए थे, ठीक है, तो पूछा जा सकता है। तो ध्यान होना चाहिए आपको मोहम्मद गोरी, और ये ध्यान रखना कि पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के दौरान ही ये उसी ड्यूरेशन में आए थे, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं तराइन के दोनों युद्धों का विस्तृत वर्णन कवि चंद्र बरदई के पृथ्वीराज रासो, हसन निजामी के ताजुल मासिर और श्रीराज के तबकात ए नासिरी में मिलता है। तो आपको इसके बारे में भी आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किन किन किताबों में तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन मिलता है। तो एक तो मैंने पहले बताई थी वो 4 बुक्स, और इसके अलावा ये जो बुक्स हैं इनका नाम भी ध्यान रखना आप, हसन निजामी की ताजुल मासिर और श्रीराज की तबकात ए नासिरी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स और मेंस जो आरएस का एग्जाम होता है उसमें। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इसी तरह की वीडियोस आगे फ्यूचर में आने वाली हैं। तो हमारी कोशिश यही होगी कि आरएस का जो 2020 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उससे पहले हम काफ़ी अच्छे से राजस्थान की पूरी हिस्ट्री को और राजस्थान की अदर जो जीके के टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर लेंगे, और जो भी मेंस पर्सपेक्टिव से है उसको भी कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।